Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to do the unit 2 of your industrial law. We have already covered unit 1. The name of the unit 2 is Employee State Insurance Act 1948. जो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में जो एक्ट देखा था वो भी रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ था, और ये वाला जो पर्टिकुलर एक्ट है ये भी एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है, right? So today in this video we are going to discuss till question number 5 and rest of the questions we will see in the next video, right? So question number 1 is what is the object of Employee State Insurance Act 1948? देखिए, the object of Employee State Insurance Act 1948 is to secure sickness, maternity, disablement and medical benefit to employees of factories and establishments and dependents benefit to the dependent of such employee. बेसिकली ये जो एक्ट है ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बनाया गया है जब उसको कुछ सिकनेस हो, यानी उसको कुछ बीमारी हो, मेटर्निटी यानी एक ऐसी स्टेज जहाँ पे वुमेन बिकम द मदर, डिसेबलमेंट जो है ये किसी भी एबनॉर्मल हैपनिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉय है उस समय पर्टिकुलर एंटरप्राइज के अंदर ही उसको काम करना होना चाहिए। अगर वो किसी भी एंटरप्राइज का काम करते हुए उसको कोई चोट लगी है और वो डिसेबल हो गया है, यानी अब वो एक्टिविटी या ऑपरेशन आगे नहीं कर सकता, तो इस केस में ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराता है एंड डिपेंडेंट्स बेनिफिट टू द डिपेंडेंट ऑफ सच एम्प्लॉय, और उनके फैमिली मेम्बर्स जो उन पर डिपेंड है उनके लिए भी एज अ हेल्पिंग हैंड वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन डज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 बिकम एप्लीकेबल? ये एप्लीकेबल कब हुआ था और किन फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज पे ये एप्लीकेबल है? देखिए, एज पर सेक्शन 212 ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 द एक्ट इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन। बेसिकली सीजनल इंडस्ट्रीज या सीजनल फैक्ट्रीज वो होती हैं जो है सीजन के हिसाब से रन होती है, जैसे विंटर क्लोथ्स है या समर क्लोथ्स हैं, और नॉन सीजनल फैक्ट्रीज वो होती हैं जो थ्रू आउट द सीजन रन होती हैं। तो ये एक्ट बेसिकली उन फैक्ट्रीज पर अप्लाई होता है जो होल ईयर रन होती हैं और जिनके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा जो एम्प्लॉय हैं वो काम करते हैं। फर्दर अंडर सेक्शन 15 द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू, ये शॉप्स पे भी, होटल्स के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, सिनेमा, थिएटर्स, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट या न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, बट कंडीशन ये है कि इनके अंदर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है काम करने चाहिए, तभी ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये उन पर अप्लाई होगा। एंड प्राइवेट मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सनस इन सर्टेन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। उसके बाद आता है प्लीज नोट दैट सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रिड्यूस्ड द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर कवरेज ऑफ शॉप एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम 20 to 10 और मोर पर्सन। बेसिकली अब क्या हो गया है कि पहले जो शॉप्स थी या रेस्टोरेंट थी वहाँ पे ये एक्ट तभी अप्लाई होता था जब वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते थे, लेकिन अब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने वो जो लिमिट है वो 20 से 10 कर दी है, राइट। लेकिन फिर भी ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये उस पर कॉन्टिन्यू अप्लाई होगा, राइट। तो इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली गोज बिलो द मेंशन्ड थ्रेशहोल्ड, ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी कवर्ड अंडर द ESI। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ ESI स्कीम? देखिए, ESI स्कीम इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम डिजाइन टू एकम्प्लिश द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर अगेंस्ट द हजार्ड्स, जो उसको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है सिकनेस से, मेटर्निटी, डिसेबलमेंट या बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल कंडीशंस उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, फैक्ट्री में ही कुछ काम करते हुए, एंड टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द इंश्योर्ड एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिली। तो इस केस में ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराता है बाय प्रोवाइडिंग द मेडिकल केयर, राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स एज यूज्ड इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय कौन होता है? देखिए, द टर्म एम्प्लॉय हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 29 ऑफ ESI एक्ट टू मीन एनी पर्सन एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाई। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको एंटरप्राइज ने रिक्रूट किया है
अगेंस्ट वेजेस, मतलब बदले में उसको काम करने का कुछ बेसिक रेट ऑफ वेजेस दिया जा रहा है और वो काम फैक्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के बाहर रहकर फैक्ट्री से रिलेटेड है, राइट। तो उन लोगों को बेसिकली हम एम्प्लॉय बोलते हैं। हु इज़ डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बेसिकली वो लोग जो फैक्ट्री के ऑक्यूपायर हैं, जो फैक्ट्री को संभालते हैं, ऐसे लोगों ने उनको एम्प्लॉय मतलब उनको सिलेक्ट किया है टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज, और इंसिडेंटल और प्राइमरी टू और कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट, वेदर सच वर्क इज डन बाय द एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट और एल्सवेयर। बेसिकली वो काम जो फैक्ट्री के अंदर किया जा रहा है, जिसको वो एम्प्लॉय करने में कैपेबल है, और इन रिटर्न उसको इन हैंड कुछ अमाउंट दिया जा रहा है, और वो एस्टैब्लिशमेंट उसको इसलिए रख रही है कि उस पर्टिकुलर जो काम है या जो ऑपरेशन है उसको करने में वो एज अ हिस्सेदारी दे सके, राइट, और इन रिटर्न उसको वेजेस भी मिलती है। Who is employed by or through an immediate employer on the premises of the factory or establishment, or under the supervision of the principal employer or his agent on work which is ordinary part of the work of the factory or establishment, or which is primarily to the work carried on in or incidental to the purpose of the factory or establishment। तो बेसिकली वो एम्प्लॉय जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और जिनको इमीडिएट एम्प्लॉयर, बेसिकली वो एम्प्लॉयर जो फैक्ट्री के एग्जीक्यूशन का ध्यान रखते हैं, तो उन एम्प्लॉयर्स ने इन एम्प्लॉय को काम पर रखा है जो फैक्ट्री के अंदर ऑर्डिनरी काम करते हैं, यूजुअली जर्नली हर रोज़ काम करते हैं, वो ऐसे ऑपरेशंस कैरी ऑन करते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, और इन रिटर्न उनको एक अमाउंट दिया जाता है। तो ऐसे लोग बेसिकली एम्प्लॉय हैं, राइट। उसके बाद आता है it includes any person employed for wages on any work connected with the administration of the factory or establishment or any part, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम से रिलेटेड अगर उनको रखा गया है डिपार्टमेंट या ब्रांच के, और विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब उनको किसी भी डिपार्टमेंट में उनको जॉब दी जा सकती है, चाहे वो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, राइट, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, और एनी personal engaged as an apprentice not being an apprentice engaged under Apprentice Act 1961। apprentice बेसिकली ट्रेनी, जो ट्रेनी है जो अप्रेंटाइज एक्ट के अंदर इंगेज्ड है, वो जो है एम्प्लॉय के हिस्सेदार नहीं होते, उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाता, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में नहीं आते, और अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर या ऐसे ट्रेनी जो स्टैंडिंग ऑर्डर के अंडर जो है ट्रेनी है, उनको भी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। बट डज नॉट इंक्लूड, और ये जो मिलिट्री या एयरफोर्स या इंडियन नेवल होते हैं, ऐसे मेंबर्स को भी जो है एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। और बेसिकली एनी पर्सन सो एम्प्लॉयड हुज वेजेस एक्सक्लूडिंग रिम्यूनरेशन फॉर ओवर टाइम एक्सीड सच वेजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो बेसिकली एक पर्टिकुलर वेज रेट से ज़्यादा काम कर रहे हैं, देखिए ये एक्ट बेसिकली उन एम्प्लॉय पे लगता है जिनकी जो सैलरी है वो 15,000 या 15,000 से कम है, राइट। अगर उनसे ज़्यादा है, एक्सीड द वेजेस मतलब 15,000 से ज़्यादा अगर वो कमा रहे हैं, तो उनको ये पर्टिकुलर एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा, राइट। उसके बाद आता है डिपेंडेंट। द टर्म डिपेंडेंट इज़ डिफाइंड under section 26A of the ESI Act to mean any of the following relatives of deceased insured person। ऐसा पर्सन जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो डिपेंडेंट यानी उनके फैमिली मेम्बर, अ विडो यानी जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, अ लेजिटमेट मतलब वो लोग जो उनके ब्लड के रिलेशन में हैं, और अडॉप्टेड सन who has not attained the age of 25 years, an unmarried legitimate और adopted daughter, जिन्होंने अभी तक 25 ईयर्स की एज अटेन नहीं की है, उसमें आते हैं अडॉप्टेड सन जो उन्होंने उनके ब्लड रिलेशन में नहीं है, और लेजिटिमेट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर रिलेशन जो आपके ब्लड रिलेशन में होते हैं, राइट। अ विडो मदर, और इफ़ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, a legitimate or adopted son or daughter who has attained the age of 25 years and who is infirm। ऐसे उनके बच्चे जो उनके ब्लड रिलेशन में हो या फिर उन्होंने अडॉप्ट किए हों, वो 25 ईयर्स की एज से ज़्यादा है, लेकिन वो मेंटली या फिज़िकली वीक है या इल है, तो उन लोगों को भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में रखा जाता है,
और उनको ईएसआई के बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं। इफ़ होली और इन पार्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अ पेरेंट अदर देन अ विडो मदर, जो उस विडो की मॉम है उससे अदर अगर उनके कोई पेरेंट्स हैं तो उनको भी, अ माइनर इल लेजिमेट सन यानी कि वो जो अडॉप्टेड है, एन अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर, जो अडॉप्टेड डॉटर है अगर वो अनमैरिड है तो, या फिर जो डॉटर है जो उनके ब्लड रिलेशन में है, या अडॉप्टेड या फिर इलेजिटिमेट इफ मैरिड एंड अ माइनर और इफ विडोड एंड अ माइनर, राइट। तो बेसिकली ये सभी लोग जो है डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं और इनको ईएसआई के जो भी बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। वेजेस, द टर्म वेजेस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 222 ऑफ द ईएसआई एक्ट टू मीन ऑल द रिम्यूनरेशन पेड और पेबल, मतलब वो सारी मनी जो उनको दी जाती है एम्प्लॉय को इन कैश में, और इफ़ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस टाइम उन्होंने उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को ज्वाइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो एक बेसिक वेज लिखी हुई थी अगर वो उनको मिल रही है, या उनको ये चीज़ एक्सप्रेसिवली बताई गई थी कि आपको ये वेज रेट मिलेगा, या इम्प्लाइड यानी उनके एक्शन से ये चीज़ क्लियर थी, तो वो वेज रेट बेसिकली हमारा वेजेस की कैटेगरी में आता है और उसके ऊपर ही आपको ईएसआई जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, राइट। वर फुलफिल्ड एंड इंक्लूड पेमेंट टू एन एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ authorized leave, lockout, strike, which is not illegal, or layoff, and other additional remuneration, if any, paid at intervals not exceeding 2 months। अगर उन्होंने कोई ऐसी स्ट्राइक में हिस्सेदारी ली है या कोई ऐसी लीव ली है जो इलीगल नहीं है, तो उस केस में उस दिन का पैसा भी, उस दिन की वेजेस भी वेजेस की कैटेगरी में आएगी और उनको विद इन नेक्स्ट 2 मंथ जो है ये सारा पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन वेजेस की कैटेगरी में कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने दिया है यानी कंपनी ने दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, चाहे वो पेंशन फंड में डाला हो या प्रोविडेंट फंड में, तो ऐसा अमाउंट वेजेस की कैटेगरी में नहीं आता। ट्रैवलिंग अलाउंस हो या फिर एनी सम पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफ्रे द स्पेशल एक्सपेंसेस इंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर उसे कुछ ऐसी स्पेशल एक्सपेंसेस प्रोवाइड किए गए हों लाइक रिलेटेड टू द फूड और समथिंग, तो ऐसे अदर एक्स्ट्रा जो पेमेंट्स हैं वो वेजेस की कैटेगरी में नहीं आती। एनी ग्रेटिट्यूटी पीपल ऑन डिस्चार्ज, और कोई भी ऐसी पेमेंट जो ओन डिस्चार्ज को प्रोवाइड की गई हो ऑन डिसेबलमेंट, तो ऐसी पेमेंट भी हमारा वेजेस का पार्ट नहीं बनती, राइट। उसके बाद आता है फैक्ट्री। देखिए सेक्शन 212 ऑन The ESI Act defines the term factory to mean any premises including the precincts thereof, मतलब प्रीसेंस यानी इन द सेंस पार्ट, फैक्ट्री का वो पार्ट या वो प्रीमिसेस जहाँ पर 10 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड फॉर वेजेस ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ से पहले अगर कभी भी उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में 10 या 10 से ज़्यादा लोगों ने काम किया है तो वो फैक्ट्री जो है ESI एक्ट के अंडर आती है। एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विद द एड ऑफ पावर और इज ऑर्डनरी सो कैरिड ऑन, और फैक्ट्री के उस पार्ट में अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी ऑन हुआ है तो वो पर्टिकुलर फैक्ट्री भी ESI एक्ट के अंदर आती है, राइट। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो है 10 या मोर पर्सनस, राइट। नेक्स्ट में है कि वेयर 20 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड फॉर वेजेस ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ, जहाँ पे इन द प्रीसीडिंग पिछले 12 महीनों में अगर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय ने काम किया है, एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर और इज ऑर्डनरी सो कैरिड ऑन, और वहाँ के किसी भी प्रेमिसेस के पार्ट में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो वो सारी फैक्ट्री भी ESI एक्ट में आएंगी। दो फैक्ट्रीज या दो बेसिकली, एक तो हो गया रेलवे रनिंग शेड और एक हो गया माइंस एक्ट 1952। ये बेसिकली दो ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, अगर ये पर्टिकुलर माइंस एक्ट में आती हैं या फिर रेलवे रनिंग से रिलेटेड है तो ये हमारे ESI का पार्ट नहीं बनेगी, राइट। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द टर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आती है मेकिंग, अल्टरिंग, किसी भी चीज़ को चेंज करना, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग,
पैकिंग, ऑयलिंग एंड अदर थिंग्स, राइट। और उन सारे सब्सटेंस और आर्टिकल्स पे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसलिए किया जा रहा है टू यूज़ इट फॉर सेल, अगर उनको इन फर्दर उसको सेल करना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो, डिलीवरी या डिस्पोजल। पंपिंग ऑयल हो गया, या फिर वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंसेस, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर। तो ये सारे प्रोसेस जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर आते हैं, राइट। कंपोजिंग टाइप्स फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, photogravure or other similar process or book binding, right, constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing or breaking up ships or vessels, or preserving or storing any article in the cold storage, right। तो ये जितने भी आपके प्रोसेस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस हैं, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिस भी फैक्ट्री के अंदर होते हैं, वो सारी फैक्ट्रीज हमारे ईएसआई एक्ट के अंडर कवर होती है और उन पे ईएसआई एक्ट जो है लागू होता है। उसके बाद आता है पर्सनल इंजरी। द टर्म पर्सनल इंजरी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द ईएसआई एक्ट। ईएसआई एक्ट के अंदर पर्सनल इंजरी की डेफिनेशन नहीं है, बट जो हमारी जर्नल पैरलेंस है, इट इज़ मीन टू बी अ बॉडली इंजरी और फिजिकल इंजरी विच इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन। पर्सनल इंजरी इंक्लूड एनी हार्मफुल चेंज इन द बॉडी, इट नीड नॉट रिजॉल्व एनी फिजिकल ट्रॉमा। ये कोई फिजिकल ट्रॉमा नहीं है, इट्स समथिंग लाइक दैट यू आर वर्किंग और डूइंग सम ऑपरेशन इन द एंटरप्राइज एंड बिकॉज ऑफ सम एबनॉर्मल हैपनिंग यू इंजर्ड वेरी बैडली दैट नाउ यू आर बिकम डिसेबल टू डू द वर्क अगेन। तो बेसिकली वो पर्सनल इंजरी के अंदर आता है, राइट। या ट्रॉमेटिक हो गया, कोलैप्स हो गया, पैरालाइज हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ के पर्सनल इंजरी के अंडर आती हैं। एंड इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, या आप राइट या आपको एक्सटर्नल चोट हो या इंटरनल, वो बोथ ही जो है पर्सनल इंजरी के अंदर कवर होती है, लेकिन इन कंडीशन कि वो जो पर्टिकुलर इंजरी हुई है आपको वो इन द एंटरप्राइज होनी चाहिए। अगर आउटसाइड द एंटरप्राइज है बट रिलेटेड टू द एंटरप्राइज वर्क है तो वो आपका पर्सनल इंजरी के अंदर काउंट होगा, राइट। The word personal injury being wider than bodily injury also include all physical injury which may be caused by an accident arising out of and in the course of employment. As I already said कि जो भी अगर आपको चोट लगी हो वो आपको कंपनी का काम करते वक्त, या फिर आप मशीन रन कर रहे हो या लेबर इंटेंसिव यानी लेबर वर्क कर रहे हो, तो उस समय अगर आपको कोई भी चोट लगी है तो वो आपकी पर्सनल इंजरी का पार्ट बनेगी, राइट। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इन रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन एक्ट, ये बेसिकली इंजरी के केस से ही रिलेटेड है। अगर आपको लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो पर्टिकुलर यहाँ से इन रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन केस के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुनाया था कि देयर मस्ट बी अ कैजुअल कनेक्शन बिटवीन द इंजरी एंड द एक्सीडेंट। जो एक्सीडेंट हुआ है और जो इंजरी आपको हुई है उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक्सीडेंट हुआ है इन द एंटरप्राइज आपको और इंजरी आप पहले से ही आपको हो। द ओनस यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है is upon the applicant to show that it was the work and it was resulting strain, कि ये काम था। एप्लीकेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसने ये काम किया और उस वजह से उसको ये इंजरी हुई है, तो ये चीज़ पक्की करना और इसके एक तरह से सबूत पेश करना इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट कि वो इस चीज़ से एग्री कर जाए और आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, राइट। इफ़ द एविडेंस ब्रोट ऑन रिकॉर्ड एस्टेब्लिश अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी, अगर वो उसने कोर्ट के सामने जो भी एविडेंस प्रोवाइड किए हैं अगर उनसे ये पता चलता है कि जो ये पर्टिकुलर एक्ट है या जो उसने एक्टिविटी रन की थी उस वजह से उसको इंजरी हुई है, देन इट बिकम अ रीजनेबल मैन दैट द वर्क कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉजिंग ऑफ द पर्सनल इंजरी, इट वुड बी एनफ फॉर द वर्कमैन टू सक्सीड। तो उसको उसके बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन बट द सेम वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ ईच केस। लेकिन और भी फैक्ट्स जो है इन कंसीडर्ड किए जाएंगे और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन जो है कोर्ट उसको सुनाएगी। उसके बाद आता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट। सेक्शन 221 ऑफ द ESI एक्ट डिफाइंस द टर्म टेम्परेरी डिसेबलमेंट टू मीन अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी विच रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट। एक ऐसी इंजरी विच रिक्वायर अ मेडिकल ट्रीटमेंट current and renders an employee as a result of such injury
टेम्पररी इनकेपेबल ऑफ डूइंग द वर्क विच ही वॉज डूइंग प्रेयर और एट द टाइम ऑफ इंजरी, यानी कि उसको कुछ ऐसी चोट आई है जिसमें वो करंटली अभी के लिए कुछ समय के लिए वो पर्टिकुलर काम करने में डिसेबल है, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी, राइट, लाइक 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए वो काम नहीं कर सकता। तो एक ऐसी चोट जो उसको परमानेंट डिसेबल ना करके टेम्पररी डिसेबल करती है, लेकिन वो है बिकॉज ऑफ द एक्शंस दैट यू आर डूइंग इन द एंटरप्राइज और यू आर रनिंग सम ऑपरेशन, तो उसको हम बोलते हैं टेम्पररी डिसेबलमेंट। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। द टर्म ऑक्यूपेशनल डिजीज हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द ESI एक्ट 1948, बट अ पर्जुअल ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52A रीड विद द थर्ड शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट मेक इट क्लियर that it is a disease contracted by or caused to a person employed in one of the occupation described in the said third schedule। बेसिकली सेक्शन 52A के अंदर जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर ऑक्यूपेशन डिजीज का मतलब बताया है कि जब एक पर्सन किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर काम करता है, इन रिटर्न वो कोई भी ऑपरेशन रन करते वक्त इफ़ ही गेट एनी डिजीज, राइट, अब बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, राइट, एंड एवरी वन इज़ नॉट दैट मच कंफर्टेबल टू वर्क विद इट, बट अगर वो काम करते हुए उनको कोई डिजीज़ कैच कर लेती है बिकॉज ऑफ दैट, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स जो प्रॉब्लम है वो दो टाइप की हो सकती है, शॉर्ट टर्म एंड हाई डोज विद एक्यूट ऑन सेट, सिनोनिमस विद एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग वही केमिकल प्रोडक्ट से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंक्लूडेड बाय लार्ज डोज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन एन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, राइट, केमिकल प्रोडक्ट है या कोई भी ऐसे केमिकल्स हैं जिनको यूज़ करके आप एक फाइनल प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो और आपको उस प्रोडक्ट को बार बार इन हैंड या फिर बाय द यूज़ ऑफ मशीन्स आप उसके कनेक्शन में हो और आपको उस चीज़ से जो है दिक्कत होके कुछ ऐसी डिजीज़ आप में डेवलप हो चुकी है कि आपको कहीं ना कहीं आप डिसेबल हो चुके हो उस काम को करने के लिए, तो ऐसी सारी जितनी भी डिजीज़ हैं वो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के अंदर आती हैं। एंड द अदर वन इज़ द क्रॉनिक ऑन अ सेट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड और कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ सब्सटेंसेज। इसमें बेसिकली सिगरेट्स की बात की गई है या लंग्स कैंसर की, राइट, तो ये बेसिकली वो सारी कंडीशंस हैं जो अक्कर हो रही है एंटरप्राइज के प्रोडक्ट्स की वजह से, एंटरप्राइजेस के ऑपरेशंस की वजह से, राइट। तो इस केस में जो भी हमारा एम्प्लॉय है उसको ESI बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। उसके बाद further any question whether an employment injury is caused by an occupational disease specified in the third schedule to the act shall be determined by a special medical board which shall examine that the disabled person and send a report। तो उसको एक रिपोर्ट दी जाएगी for to the enterprise in such a form as may be prescribed by the direct journal in this behalf to the appropriate regional office कि whether the disabled person is suffering from one or more of the disease specified in the shared schedule, कि उसको एक या एक से ज़्यादा डिजीज़ हैं, whether the relevant disease has resulted in permanent disablement और उस डिजीज़ की वजह से वो परमानेंट डिसेबल हो चुका है किसी भी काम को करने के लिए, whether the extent of loss of earning capacity can be accessed provisionally और finally, एंड जो उसका लॉस है अब उसको पूरी ज़िंदगी उस चीज़ से सफ़र करना पड़ेगा और उसकी कहीं ना कहीं जो एक अर्निंग कैपेसिटी थी अब वो लॉस हो चुकी है बिकॉज ऑफ दैट ऑक्यूपेशनल डिजीज, एंड द असेसमेंट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एंड इन केस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट द पीरियड फॉर विच द असेसमेंट शेल होल्ड गुड। तो इन सब केसेस के अंदर इफ़ यू आर फेसिंग सम लॉस देन ESI एक्ट विल प्रोवाइड यू सम बेनिफिट्स, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। देखिए, द टर्म एम्प्लॉयमेंट इंजरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 28 ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 टू मीन अ पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कोज्ड बाय एन एक्सीडेंट की वजह से अगर उसको कोई चोट लगी है, और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि केमिकल्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, कुछ ऐसी जो गैसेस है जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज में किसी ऑपरेशन को रन करने के लिए यूज़ की जाती है, उसकी वजह से अगर आपकी डिजीज और बढ़ रही है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बीइंग एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट वेदर द एक्सीडेंट अकर और द ऑक्यूपेशनल डिजीज इज कंट्रैक्टेड, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ
हुआ और अगर पर्टिकुलर डिजीज आपको कैच करती है विद इन और आउटसाइड द टेरिटरी लिमिट ऑफ इंडिया, तो वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी के अंदर कवर होगी। इट्स नॉट रिलेटेड कि आप इन इंडिया रहकर ही वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस कर रहे हो, इवन आउटसाइड द इंडिया इफ यू आर डूइंग सम ऑपरेशंस रिलेटेड टू द एंटरप्राइज दैट यू आर वर्किंग विद, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी एंटरप्राइज की ही होती है, राइट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मतलब होता है कि जब आप परमानेंटली किसी भी काम को अब नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज ऑफ द एक्शंस दैट यू आर डूइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस वजह से कुछ ऐसी हैपनिंग हुई कि अब आप डिसेबल हो उस पर्टिकुलर वर्क को आगे करने के लिए, तो वो आपका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में आता है, राइट। और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का मतलब होता है कि उस इंजरी से आप कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर सकते जो आप पहले कर रहे थे, लेकिन यू आर इन अ पोजिशन टू हैंडल द अदर ऑपरेशंस, राइट। आप समझ रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर काम आप पहले कर रहे थे, कोई मशीन्स रन कर रहे थे जहाँ पे आपको अपना फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा था, वो आप नहीं कर सकते, आप पार्शियल डिसेबल हो, लेकिन आप दूसरे ऑपरेशन रन कर रहे हो जहाँ पे आपका वो जो पर्टिकुलर पार्ट है उससे आपको कहीं ना कहीं एंटरप्राइज ने मना किया है काम करने से, लेकिन आप दूसरे ऑपरेशन रन करने में एबल हो, कैपेबल हो, तो उसको बोलते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, राइट। Okay, so the from the question 6 to the next we will discuss in the next video. Thank you so much.